हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है बीएम्स एजुकेशन क्लास 8 के इस शानदार से प्लेटफॉर्म के अंदर। आज हम करने वाले हैं आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ क्लास 8 का उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे मेरे यार। एक उसी चैप्टर के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे मॉडर्न इंडिया का पार्ट 7, जहाँ पर हम डील करेंगे नॉट मोर देन 40 वर्ड्स। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं वो 40 वर्ड्स यानी 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट, आपको मिलेगा क्वेश्चंस। तो कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन होता है तबाही मेरे यार। तो चैनल को सब्सक्राइब करो इसी प्रकार के सीरीज़ को कंटिन्यू देखने के लिए। आ जाइए, आज हम करते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर जिनको आपको 40 वर्ड से एक्सक्रीड नहीं करना है। सी पार्ट करते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स। 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इन क्वेश्चंस के आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है सर? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री? भाई हिस्ट्री के अंदर डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? भाई साहब, मैंने कहा था हिस्ट्री इज़ द सिनोमिनस या फिर सिनोनिमस विथ डेट्स। हिस्ट्री जो होता है वो डेट्स के समान होता है या फिर सिनोनिमस होता है। क्या होता है? सिनोनिमस होता है। देखिए, हिस्ट्री यानी डेट, टाइम और पास्ट होता है। हिस्ट्री में डेट्स हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो हिस्टोरियंस होते हैं उनको डेट्स बहुत फैसिनेट करते हैं। और डेट इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेट पता होने से पता चलेगा किस रूलर ने किस दिन मुकुट पहना था, यानी किस दिन किस रूलर को क्राउन किया गया था, मुकुट पहनाया गया था, किस दिन कौन सा बैटल घटित हुआ था, किस दिन कौन सा बैटल फॉट किया गया था, किस दिन भाई साहब क्या कुछ हुआ था, क्या माहौल था। उस डेट को जानने के लिए हम पता करते हैं। और कहा जाता है हिस्ट्री में डेट्स होना यानी एक कॉमन सेंस नेशन है, एक कॉमन सेंस नोशन कह सकते हो आप उसको, यानी एक कॉमन सेंस ही तो है भाई साहब। और हिस्ट्री यानी डेट्स, डेट्स यानी हिस्ट्री, इस प्रकार समझ लो। यानी हिस्ट्री सिनोनिमस है किसके साथ? डेट्स के साथ, दिनांक के साथ। और देखिए, सभी डेट्स यहाँ लिखे नहीं जाते, कुछ ही डेट्स लिखे जाते हैं। देखिए, डेट्स, हर एक डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है मेरे यहाँ, है या नहीं? हर एक डेट्स इंपॉर्टेंट होता है नहीं। वही डेट इंपॉर्टेंट होता है जिस दिन कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, जिस दिन कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था और जिस दिन कुछ भी, मान लो कुछ पर्टिकुलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑकर होते, उसी डेट्स को पिकअप करते हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? आपको यही पूछ रहा है भाई हिस्ट्री में डेट इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इस आंसर लिख दो, आंसर मिल जाए आपको, नंबर मिल जाएंगे। क्या पूछ रहा है? ठीक है, डेट्स इन हिस्ट्री लाइक द स्केलेटन सिस्टम। भाई साहब, ह्यूमन के अंदर यानी इंसान के अंदर हड्डियाँ नहीं होगी तो इंसान कैसा? अगर ढांचा ही नहीं है भाई साहब, कैसा इंसान के अगर हड्डी नहीं होगी तो किस प्रकार का वो इंसान? उसी प्रकार से अगर हिस्ट्री के अंदर डेट नहीं तो कैसा हिस्ट्री? मैंने ऐसे कहा हिस्ट्री इज सिनोनिमस या तो सेम इज डेट, यानी हिस्ट्री डेट होता है, डेट हिस्ट्री होता है या नहीं? या नहीं मेरे यार? यानी हिस्ट्री इज सिनोनिमस विद डेट्स और डेट इज सिनोनिमस विद हिस्ट्री। हिस्ट्री इज सेम एज डेट एंड डेट इज सेम एज हिस्ट्री। हिस्ट्री तो डेट है, डेट ही हिस्ट्री है, ऐसा समझ लो। यानी हिस्ट्री ही डेट है और डेट ही हिस्ट्री है मेरे यहाँ। तो उसी प्रकार डेट्स इन हिस्ट्री इज लाइक आवर स्केलेटन सिस्टम। इंसान के अंदर उनकी हड्डियाँ, उनकी ढांचा अगर नहीं होगा तो वो काहे का इंसान मेरे यार? आपके अंदर आपकी हड्डियाँ तो हैं, आपकी हड्डियाँ जो आपकी ताकत, जितना हड्डियों का ताकत करोगे उतना ताकतवर आप बन जाओगे, है ना? हम कहते हैं ना, आपके बोन को स्ट्रॉन्ग करिए, आपके बोन को स्ट्रॉन्ग करिए भाई साहब, इंसान अपने आप स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसी प्रकार से अगर हिस्ट्री के अंदर आपने डेट्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, मान लो हिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि हिस्ट्री में सिर्फ डेट ही याद रखना होता है, बाकी तो सिर्फ कहानी है मेरे यार। बाकी तो भाई साहब सिर्फ कहानी है, कहानी को याद रख लो, एक बार पढ़ लो, डेट्स याद रख, भाई हिस्ट्री के आंसर्स हो गए। तो हिस्ट्री इन डेट्स इज लाइक स्केलेटन सिस्टम, यानी इंसान के अंदर अगर उनकी हड्डियाँ नहीं होगी, उनकी ढांचा नहीं होगा तो इंसान अच्छा नहीं, वो इंसान कहाँ का इंसान। तो उसी प्रकार का अगर हिस्ट्री के अंदर डेट्स नहीं होगी तो कहाँ की हिस्ट्री, वो कहाँ का पास्ट, वो कहाँ का टाइम। तो इसी प्रकार जिस प्रकार से ह्यूमंस के अंदर उनकी बोन्स, उनके स्केलेटन सिस्टम इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से हिस्ट्री के अंदर डेट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ लिखा है विदाउट विच द बॉडी
वुड बी शेपलेस। अगर आपके बॉडी के अंदर ढांचा यानी आपकी बोन्स नहीं होगे, आपकी हड्डियां नहीं होगी, तो आपका जो बॉडी है वो शेपलेस होगा। आपकी जो बॉडी आप शेप दिखाते हो, ये मेरा शेप है, ये भाई साहब हमारी पूरी बॉडी है, देखो भाई साहब शानदार 6 पैक है, हमारी 8 पैक बन चुकी है सर, हमारी हम लंबे चौड़े इंसान हैं हम भाई साहब, हम भयंकर पर्सन है सर। तो इस प्रकार का जो आपका बॉडी आप देखा तो शानदार से आपकी जो बॉडी आप देख रहे हो, अगर वो ढांचा नहीं होगा, वो हड्डियां नहीं होगी, बोन्स नहीं होंगे, भाई साहब उसका कोई काम नहीं, वो शेपलेस बन जाएंगे। यानी आपके स्केलेटन सिस्टम के बिना आपका जो बॉडी है वो शेपलेस है, वो डायरेक्शनलेस है, वो कुछ हर लेस है, वो हर जगह पर लेस है। तो उसी प्रकार से हिस्ट्री के अंदर डेट्स नहीं होगा तो हिस्ट्री भी शेपलेस हो जाएगा, डायरेक्शन लेस हो जाएगा, हमें पता नहीं चले हम यहाँ पर किस जगह पर किस डेट की बात या अरे किस ईयर की बात करें, हमें पता नहीं चलेगा, हम जज नहीं कर पाएंगे कब की बात है भाई साहब, ये कब की बात है हम पता नहीं कर पाएंगे। देखिए डेट्स इवेंट इट्स आर्ट समवट लाइक माइलस्टोन्स, दे इंडिकेट an event's position in relation to other events history। देखिए ये सिंपल सा चीज़ है, मान लो हमें पता नहीं है कि इंडिया किस दिन इंडिपेंडेंस हुआ था, अगर आपको पता नहीं आप कैसे कहोगे भाई साहब इतने साल हमारे आज़ादी को हो चुके हैं, इतने साल हमें इंडिपेंडेंसी के हो चुके हैं, हमें पता नहीं कहता, हमें पता नहीं चलता, हम कुछ कह नहीं पाते। हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है, प्यारा देश भारत है, वो 1947 को आज़ाद हुआ था, तो आज 2024 हो चुका है, तो इससे हम कहते हैं भाई इतने साल हमारे आज़ादी को हो चुकी थी, ठीक, तो इससे हम कह देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि जो डेट्स हैं हिस्ट्री के अंदर वो हमें इंडिकेट करते हैं माइलस्टोन की तरह। क्या सर? माइलस्टोन की तरह। जिस प्रकार से हम पहले कहते हैं 1947 से मान लो हमारा आज़ादी हमें मिले 1947 में, जब 2047 हो गया, सॉरी जब 2047 हुआ तो नहीं हो जाएगा, तो हम कहेंगे हमारे आज़ादी को 100 साल हो चुके हैं, हम कहेंगे कि नहीं भाई साहब? अभी 1947 है, जब 2047 आएगा तो हम क्या कहेंगे, हमारी आज़ादी को 100 ईयर्स पूरा हो चुके हैं, यानी एक माइलस्टोन पूरा हो चुका है, एक माइलस्टोन पूरा हो चुका है या नहीं, हम कहते हैं कि नहीं? अगर आप देखोगे अभी 2024 है, तो अभी कितने साल हुए हैं? 2024 से माइनस को तो 1947 तो आएगा 77 ईयर्स, तो हमारे आज़ादी को 77 ईयर्स और 77 साल पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक माइलस्टोन की बात की जा रही है, भाई इतने साल हो चुके हैं हमारे प्यारे देश भारत को आज़ाद हुए, हम ऐसे कहते हैं ना भाई, इतने दिन हो चुके हैं भाई साहब उनके इंडिपेंडेंस को, इतने दिन हो चुके हैं भाई साहब हमने इंडिया में क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था। इस प्रकार हमें याद है भाई कोविड-19 आया था 2019 के दौरान, कोविड-19 लोग कहते 2019 और 2020 के दौरान आया था, तो हमें वो डेट याद है, तो उस डेट अगर हमें जो याद है, उस डेट को अगर हम देखें 2024 के साथ कंपेयर करें तो कितने साल हो चुके हैं मेरे यहाँ? अगर 2020 मानो तो 4 साल हो चुके हैं कोविड को, 4 साल के माइलस्टोन पूरे हो चुके हैं या नहीं? हालांकि एक बड़ी बात नहीं है, बस इंडिया की ही बात एग्जाम्पल मान लो, इंडिया इन 1947 में क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस हुआ था। आज 2024 हो चुके, 77 ईयर्स पूरे हो चुके हैं हमारे आज़ादी को, हमारे इंडिपेंडेंसी को, तो इसका मतलब हमने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। जैसे कि हम कहते हैं ना भाई गोल्डन जुबली, हम सिल्वर जुबली मनाते हैं कि नहीं? गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मनाते हैं कि नहीं भाई साहब, बताओ? जैसे कि अगर किसी को 50 साल पूरे हो गए, अगर मान लो किसी को 50 साल पूरे हो गए, मान लो इंडिया की आज़ादी को जिस साल 50 साल पूरे हुए होंगे उस दिन इंडिया का गोल्डन जुबली हुआ होगा, उस दिन इंडिया का गोल्डन जुबली हुआ होगा। जिस साल इंडिया के आज़ादी को 25 साल हुए होंगे तो उस दिन हमने सिल्वर जुबली मनाया होगा, हमने आज़ादी का, हमारे आज़ादी का सिल्वर जुबली मनाया गया होगा। जिस दिन 60 ईयर्स हो चुके होंगे इंडिया के आज़ादी को, जिस दिन इंडिया के आज़ादी को इंडिपेंडेंस 60 ईयर्स हो जाएंगे, उस दिन इंडिया की आज़ादी का हम डायमंड जुबली बनाएंगे। जिस दिन मेरे यार 70 ईयर्स हो जाएंगे, जिस दिन इंडिया के आज़ादी को 70 ईयर्स हो जाएंगे, हालांकि सभी जा चुके हैं, अभी 77 ईयर हो चुका है, इस साल 2024 के अंदर हमारे इंडिया को 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पूरी हो जाएगी, यानी ये सभी ईयर्स जा चुके हैं। 70 साल जब पूरे होंगे आज़ादी को, तब हमारे इंडिया में प्लैटिनम जुबली मनाया जाएगा हमारे आज़ादी का। तो ये कुछ चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो जो ऑर्गेनाइजेशन इस दिन क्या हुआ था, स्थापित हुआ था, किस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मान लो किसकी बात करें, किस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें मेरे यार? हम एक स्कूल की ही ऑर्गेनाइजेशन की ही बात कर लेते हैं।
जैसे केंद्र विद्यालय संगठन, ओके, केवीएस, केंद्र विद्यालय संगठन। तो केंद्र विद्यालय जो संगठन है वो बना था किस दिन? वो 1963 बना था। तो उसके जिस दिन 50 साल, उसके जितने 60 साल, 50 साल, 60 साल, 25 साल, 70 साल पूरे होंगे, तो उस रेस्पेक्टिव से वो बनाएंगे क्या? गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, सिल्वर जुबली, प्लैटिनम जुबली बनाएंगे। यानी जिस दिन केंद्र विद्यालय संगठन के फाउंडेशन को 50 साल हो गए तो उस दिन गोल्डन जुबली बना देंगे। जिस दिन उनके फाउंडेशन को 60 साल हो गए उस दिन वो डायमंड जुबली बनाएंगे। 25 साल हो गए 25 साल को क्या बनाएंगे भाई साहब? सिल्वर जुबली। अगर 70 साल हो गए तो प्लैटिनम जुबली बनाएंगे। तो अगर देखा जाए, अगर माइनस करके देखा जाए 2024 माइनस 1963, तो 61 ईयर हो चुके हैं। यानी इस हाल ही, मतलब अगले ही साल यानी 2023 में केंद्र विद्यालय संगठन वालों ने, जो केवीएस संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपना गोल्डन जुबली, सॉरी गोल्डन जुबली नहीं, अपना डायमंड जुबली, अपना डायमंड जुबली बनाया होगा, है या नहीं? 60 साल हो चुके होंगे, 60 डायमंड, डायमंड ईयर, डायमंड जुबली, ठीक है, डायमंड जुबली बनाया होगा, ठीक। यानी रिसेंटली 2023 में केंद्र विद्यालय संगठन वालों ने अपने 60 ईयर्स पूरे होने के साथ अपने डायमंड जुबली को बनाया गया होगा, और इस साल 61 ईयर हो जाएंगे केंद्र विद्यालय संगठन को। तो इसी प्रकार से एक माइलस्टोन है, हम एक कंपेयर कर सकते हैं आज की स्थिति क्या है, उस समय की स्थिति क्या है। यानी जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी उस समय का स्थिति क्या था, और आज 2024 में हम रह रहे हैं, आज की स्थिति क्या है, वो एक कंपेयर करने का मौका मिल जाता है हमें। तो उसी प्रकार से डेट्स इंपॉर्टेंट, हम कंपेयर कर पाते हैं भाई कितने साल हो चुके हैं, हम माइलस्टोन एक अचीव करते हैं, मिलता है वैसा हमें माइलस्टोन मिल चुका है। हमें एक इवेंट के पोजीशन को आज से और उस समय से हम कंपेयर कर पा रहे हैं, 1947 को 2024 से कंपेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें डेट पता है, क्योंकि हमें डेट पता है। और हम ये जैसे डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली अचीव करते हैं और उनको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमें डेट पता है, हम उसको आज माइलस्टोन कहते हैं भाई साहब। जैसे कि चैनल में हमारे, मान लो कोई चैनल है, फॉर एग्जांपल XY चैनल है, उसमें मान लो आज 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए, कल मान लो 20 लाख हो गए, उसके अगले दिन 30 लाख, तो उसने डेट अगर नोट करके लिखा होगा भाई इस दिन मेरे इतने इतने सब्सक्राइबर हुए, तो एक माइलस्टोन अचीव होता है भाई साहब। मान लो हमारा इस दिन, मान लो चैनल फाउंड किया गया, इस दिन मान लो चैनल में 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, मान लो इस दिन चैनल में 10 लाख सब्सक्राइबर हो। इस प्रकार से अगर हमें डेट पता होता है तो हम इस प्रकार से माइलस्टोन अपना क्रिएट कर पाते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर जिस प्रकार से हमारे बोन्स है उसी प्रकार से हिस्ट्री के अंदर डेट्स है। ये पॉइंट्स है मेरे यहाँ, ठीक। व्हाट इज पीरियडाइजेशन एंड व्हाई इट इज यूजफुल? भाई पीरियडाइजेशन क्या है? पीरियडाइजेशन कुछ भी नहीं है मेरे यार, सिंपल सी ही बात है। पीरियडाइजेशन क्या है बताओ? पीरियडाइजेशन यानी, पीरियडाइजेशन क्या है? पीरियडाइजेशन या में हिस्ट्री में क्यों है, इसलिए इससे क्या होता है, इससे पीरियडाइजेशन जो हिस्ट्री के अंदर होता है, इससे क्या होता है पता चलता है कि जो डिफरेंट पीपल्स थे, डिफरेंट एरा में थे और डिफरेंट पीरियड में थे, तो उनसे क्या क्या डिफरेंट उन्होंने एक्टिविटीज़ किया, क्या डिफरेंट इवेंट्स उनके समय ऑकर हुआ है, उसको हमें कंपैरिजन कर पाते हैं। तो इसलिए हम पीरियडाइजेशन करते हैं, हम पीरियडाइज करते हैं चीज़ों को। हम क्या करते हैं सर? हम चीज़ों को पीरियडाइज करते हैं, ठीक है, क्लियर है आपको? तो देखिए हिस्टोरियंस जो है हमारे भाई, हिस्टोरियंस, तो व्हाट इज पीरियडाइजेशन पूछा गया है कि पीरियडाइजेशन क्या होता है और ये क्यों यूजफुल है। देखिए जो हिस्टोरियंस है हमारे, उन्होंने हिस्ट्री को बहुत ब्रॉड टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया है उनके डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। यानी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हिस्टोरियंस ने बहुत ब्रॉड टाइम में, बहुत ब्रॉड टाइम जोन में डिवाइड किया है। ब्रॉड टाइम जोन में क्या क्या है सर? डिवाइड किया है। किस बेसिस पे? उनको कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उनको उन्होंने डिवाइड किया। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन हिस्ट्री को जो हिस्टोरियंस थे, उन जो जेम्स मिल भाई साहब थे, जेम्स मिल ने इसको 3 पीरियड में क्लासीफाई किया था। क्या? एक तो हिंदू, एक तो मुस्लिम, एक तो ब्रिटिश। अगर कुछ अनदर सेट ऑफ जो हिस्टोरियंस थे, अनदर सेट हिस्टोरियंस, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न पीरियड में क्लासीफाई किया था। तो इन्होंने देखा मात्र 3 ही प्रकार, 3 टाइप में ही क्लासीफाई किया है। आपका कभी मन में प्रश्न नहीं आया है कि सर इन्होंने सिर्फ 3 टाइप्स में क्यों क्लासीफाई किया? वाई नॉट 4, वाई नॉट 5, वाई नॉट 2? सर 2 भी तो टाइप हो सकता था, 4 भी तो हो सकता था, 5 भी तो हो सकता था, उससे ज़्यादा भी तो हो सकते थे। सर 3 ही को देखिए, 3 इसलिए क्यों? क्योंकि ये 3 से हमने यहाँ लिखा क्या है? ब्रॉड टाइम पीरियड्स, यानी बहुत लंबे चौड़े समय के लिए वो ऑब्जर्व किया जाता है उस चीज़ को।
ये जो एंशियंट पीरियड है बहुत पुराना पीरियड है, यानी इंडिया के मतलब बहुत पुराना, आप समझ लो भाई साहब, बहुत एडी बहुत बीसी से पुराने की बात की जा रही है। यहाँ पर मौर्य डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, उनकी बात की जा रही है, जो चाणक्य थे उनकी बात की जा रही है, उन समय की बात की जा रही है। उस समय को एंशियंट एरा कहा जाता था। धीरे धीरे जब मुगल्स आने लगे उस पीरियड को हम मिडेवल पीरियड कहने लगे। अब जब ब्रिटिशर्स राज चलने लगे, ब्रिटिश राज जब चलने लगी, उस समय को हम मॉडर्न पीरियड कहते हैं। और हिंदू पीरियड हम उसको कहते हैं जिस टाइम में हिंदू रूलर्स हुआ करते थे। कब की बात की, जो चोलो डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, उन समय की चोलो डायनेस्टी हो गया, या फिर मौर्य डायनेस्टी या गुप्त डायनेस्टी, उनकी बात कर, जब कलिंग एम्पायर हुआ करता था तब की बात, अशोक आदि ग्रेट हुआ करता तब की बात की आ रही है। तब समय हिंदू रूलर्स हो, महाराणा प्रताप हो गए, है या नहीं, रंजीत सिंह हो गए, राजा रंजीत सिंह, ये सारे जो राजा थे उनकी समय की हम बात कर रहे हैं। उस समय को हम हिंदू पीरियड क्या करते हैं, और हिंदू पीरियड में क्या थे, हिंदू पीरियड में हिंदू रूलर्स हुआ करते थे। ठीक, उस समय की हम बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, यानी जिस समय, यानी बहुत मतलब समझ लो, मतलब सबसे ओल्ड एरा, यानी सबसे एंशियंट एरा की बात करें, जिसको हिंदू रूलर, उसको हिंदू रूलर। जब मुगल्स आने लगे, जब अकबर आने लगे हमारे, शाहजहां आने लगे हमारे, जब भी हमारे बाबर आने लगे, इस पीरियड को हम मुस्लिम पीरियड कहते हैं। अब जब धीरे धीरे भाई साहब वाइस रॉय, गवर्नर जनरल आने लगे, ब्रिटिश राज आने लगा, उसको हमने ब्रिटिश पीरियड कह दिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पीरियडाइजेशन कहते हैं। यानी जब हिस्ट्री को हिस्टोरियंस एक ब्रॉड टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं, कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, कुछ सेम डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, कुछ सेम और कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, तब उसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, उसी चीज़ को हम कहते हैं पीरियडाइजेशन कहते हैं। पीरियडाइजेशन यूजफुल क्यों है, ये इसीलिए यूजफुल है, ये क्या करता है, हमारे हिस्ट्री पढ़ने के तरीके को सिंप्लीफाई करता है। यानी आप जो इतिहास पढ़ रहे हो उसके पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा ईजी कर देता है। और यहाँ से पीरियडाइजेशन से ये होता है कि हमें जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स है, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, उनको वो हाईलाइट कर देता है। उनको भाई साहब वो कहता है यही चीज़ें पूरी तरह से हाईलाइट करके रख देता है इस चीज़ को। और हमें यहाँ पता चलता है एक पर्टिकुलर पीरियड डेवलपमेंट क्या हुआ था। जैसे कि अगर हमने एंशियंट, आपको देखिए एंशियंट पीरियड की हिस्ट्री अलग होती है, मिडेवल की अलग है, ब्रिटिश की अलग है। जब एंशियंट इंडिया के आप इतिहास को पढ़ोगे, उस किताब को पढ़ोगे, आपको पता चलेगा भाई साहब एंशियंट पीरियड में ये सारी चीज़ें, ये डेवलपमेंट हुई थी, फिर मिडेवल में ये सारी चीज़ें, ये डेवलपमेंट हुई थी, ब्रिटिश के अंदर ये सारी चीज़ें, ये डेवलपमेंट हुई थी। आपको एक कंपैरिजन करने का मौका मिल जाता है, आप एक ब्रॉड टाइम पर्सपेक्टिव को कंपेयर कर सकते हो, आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ने में ईजी होता है। तो इसलिए हम पीरियडाइजेशन करते हैं। तो पीरियडाइजेशन यही है कि हिस्टोरियंस हिस्ट्री को बहुत ब्रॉड टाइम पीरियड से डिवाइड करते हैं, कुछ ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, सॉम डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस, यानी कुछ सेम और कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, उसको हम पीरियडाइजेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे यार, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरे यार, वाई डिड द ब्रिटिशर बिल्ड रिकॉर्ड रूम्स इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। जो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे ब्रिटिश राज, अपने कंट्रोल करते थे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से, वहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड रूम क्यों बनाया। वाई डिड द ब्रिटिश बिल्ड रिकॉर्ड रूम्स इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, क्यों सर, क्यों बनाया। देखिए जो ब्रिटिशर ने रिकॉर्ड रूम को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में क्यों बनाया, क्योंकि बिकॉज, यानी क्योंकि जैसे कि यहाँ पर लिखा है, क्यों ब्रिटिशर्स ने रिकॉर्ड रूम बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। तो हम क्या लिखेंगे, ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में रिकॉर्ड रूम इसीलिए बनाया क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि दे फेल्ड देयर लेटर्स, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स, सर्वे रिपोर्ट्स, एग्रीमेंट्स, नोट्स शुड बी प्रिजर्व। उनको लगा कि उनके इतने सारे लेटर हो गए, जितने वो लेटर इस ऑफिस से उस ऑफिस को लिखते थे, जितने उनके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जितने भी रिकॉर्ड्स है, जितने भी अकाउंट्स है, जितने भी सारे उनके क्या पर्चियाँ हैं, जितने उनके सारे जो जितने लोगों के डाटाज है, वो सारी चीज़ें, जितने सर्वे उन्होंने किए थे, उनके रिपोर्ट्स, कितने परसेंटेज लोग यहाँ पर पुअर है, कितने मिडिल क्लास है, कितने अंडर डेवलप्ड है, कितने डेवलप्ड है, कितने जमींदार से, कितनों के पास ज़मीन है, किसी के पास नहीं है, कि कौन कैसा क्रॉप उगा रहा है। ये सभी चीज़ें जब वो रिपोर्ट्स कर रहे थे, उनको लगा कि ये सारी चीज़ें सर्वे रिपोर्ट्स हो गई। हमने जितने भी सारे एग्रीमेंट किए हैं, जितने भी सारे लोगों के साथ, हमारे पास जो नोट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो नोट करते हैं, वो उनको लगा ये सभी चीज़ों को उनको क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए अच्छे से। तो इसलिए उन्होंने हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस क्या थे, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस थे वो 2 प्रकार के थे। एक तो थे जो कि नॉर्मल थे, नॉर्मल जैसे कि
जैसे कि विलेज में तहसीलदार का ऑफिस हो गया, कलेक्ट्रेट ऑफिस, सेक्रेटरी का ऑफिस, कमिश्नर का ऑफिस, लॉ कोर्ट्स हो गए, और एक कुछ होते थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हुए थे उनको रखते थे स्पेशल इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कि आर्चीव्स हो गए, म्यूजियम्स हो गए। ठीक, तो रिकॉर्ड रूम को वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में ही बना देते थे पैसा, क्योंकि उनको लगता था उनके जो लेटर हो गए, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स हो गए, जो सर्वे हो रिपोर्ट हो गए, जो एग्रीमेंट हो गए, जो नोट्स हो गए, उनको प्रिजर्व करना चाहते थे। तो ये था आपका पूरा लेक्चर। जो नेक्स्ट पार्ट होगा आपका वो भी इसी चैप्टर से होगा, यानी जो पार्ट नंबर 8 होगा वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा मेरे यहाँ। उसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरू कर देंगे आज पर योर डिमांड। ओके, तो ये था, आज हमने कर लिया नॉट मोर देन 40 वर्ड्स। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नॉट मोर देन 100 वर्ड्स, यानी क्वेश्चन के आंसर 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो आपको जो नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे, वहाँ से अच्छे से डाउनलोड कर लेना और आप लिख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए सी यू एंड बाय।